Today we are going to discuss select items जिनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है, लेकिन इनमें से आज जो है टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस MCQs। इनको MCQs इसलिए कहा जाता है कि इट हैज़ मोर देन 2 ऑप्शंस, 2 चॉइसेस और 2 अल्टरनेटिव्स, मोर देन 2। जहां पर आपके पास ऑप्शंस मोर देन 2 होंगे, so they are called multiple choice questions। रिमेंबर वन थिंग कि MCQs ही ओनली सेलेक्ट आइटम्स नहीं है, बल्कि इनके अलावा भी बहुत से सेलेक्ट आइटम्स हैं। इफ यू रिमेंबर लास्ट डे पर मैडम ने आप लोगों को बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वन इज सेलेक्ट आइटम्स एंड वन इज सप्लाई आइटम्स। जो सेलेक्ट आइटम्स हैं तो वहां पर आपने ऑलरेडी प्रोवाइडेड चॉइसेस में से सेलेक्ट करना होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेलेक्ट आइटम्स। अब सेलेक्ट आइटम्स में एक तो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहां पर 2 से ज्यादा ऑप्शंस हो, और जहां पर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हो तो उनको 2-3 नामों से याद किया जाता है। एक उनके लिए है अल्टरनेटिव रिस्पांस क्वेश्चंस या ARQs भी उनको कहते हैं, और इनके अलावा बाइनरी आइटम्स भी इनको कहते हैं। बाइनरी आइटम्स जहां पर 2 ऑप्शंस हो, यानी यस नो हो, यस नो, ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पर आपके पास जस्ट 2 ऑप्शन है, एक को आपने क्लिक करना होता है, दे आर कॉल्ड बाइनरी आइटम्स या अल्टरनेटिव रिस्पांस क्वेश्चंस। इनके अलावा जो मैच द कॉलम्स हैं, सो दे आर आल्सो सेलेक्ट आइटम्स। सो वो तमाम के तमाम जहां पर ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हो और उनमें से आपने सिलेक्शन करनी हो, सो दे आर कॉल्ड सेलेक्ट आइटम्स। जबकि सप्लाई आइटम्स जिसकी बात हुई थी, तो वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जहां पर आपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिखना होता है, सप्लाई करना होता है। चाहे वो एक लफ्ज भी हो सकता है, पाकिस्तान कब बना था, और नीचे आंसर हो 14 अगस्त 1947। बानी पाकिस्तान का नाम क्या है, वो सिर्फ एक लफ्ज हो, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सो ये एक लफ्ज भी हो सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है, और एक पैराग्राफ भी हो सकता है। इससे एक ऐसे भी हो सकती है, मे बी कई पेजेस भी हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सप्लाई आइटम्स, उन सबको कहा जाता है। उनमें से फिर जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं तो उनको RRQs कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, और जो एक्सटेंडेड जिनके लेंथी आंसर्स होते हैं तो उनको ERQs या एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम्स या क्वेश्चन कहते हैं। रिमेंबर वन थिंग, ये टर्मिनोलॉजीज चेंज होती रहती हैं। पहले इनको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कहा जाता था, फिर RRQ और ERQ का लफ्ज, और अभी जो SNC या सिंगल नेशनल करिकुलम आया है तो उसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो RRI का है, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस आइटम्स या एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम्स। RRQ की बजाय RRI का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सो वेदर यू यूज RRQs और RRIs एटसेट्रा, दे विल मीन द सेम थिंग, उनकी मीनिंग जो है एक ही होगी। सो आज हम सेलेक्ट आइटम्स में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है क्या। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज डिफरेंट पार्ट्स। फिर इन डिफरेंट पार्ट्स को किस तरह से आप लोगों ने ऐड करना है, दैट विल बी डिस्कस्ड आल्सो इन टुडेज सेशन। एक MCQ के आमतौर पर ये पार्ट्स होते हैं, वन इज द स्टिमुलस। स्टिमुलस ये वो बुनियादी इंफॉर्मेशन है जो कि किसी भी MCQ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए शायद जरूरी हो। मैं नहीं कहता कि जरूरी होती हैं, शायद जरूरी हो, बाज़ केसेस में जरूरी होते हैं, बाज़ केसेस में जरूरी नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई पैसेज वगैरह दिया है और पैसेज के नीचे आपने MCQs क्वेश्चन डाले हैं, तो वो पैसेज, दैट पैसेज इज कॉल्ड स्टिमुलस। इसी तरह से आपने कोई डायग्राम दिया है या कोई डेटा वगैरह दिया हुआ है और नीचे जो क्वेश्चंस बने हुए हैं MCQ के, सो वो उसके ऊपर बेस हैं। सो वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, दैट पोर्शन ऑफ द आइटम इज कॉल्ड स्टिमुलस। अब बाज़ आइटम ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर स्टिमुलस की जरूरत ना हो, यानी स्ट्रेट अवे अगर आप पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान ने पहली दफा वर्ल्ड कप कब जीता था, और आगे ऑप्शंस क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब जीता था, और नीचे आपने ऑप्शंस दिए हों, तो यहाँ पर कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं है, ना वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आमतौर पर जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पर स्टिमुलस होती है, और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले क्वेश्चन होते हैं सो वहाँ पर स्टिमुलस मोस्टली नहीं होता। सो स्टिमुलस आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
इसके बाद फिर एक एग्जांपल के जरिए देखेंगे कि ये स्टिमुलस है क्या। स्टेम जो मेन क्वेश्चन या मेन आइटम होता है, दैट इज कॉल्ड द स्टेम। यानी अभी जो मैंने मिसाल बयान की, सो वहां पर पाकिस्तान ने पहली दफा या पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्रिकेट कप जीता था। सो दिस क्वेश्चन, दिस आइटम, दिस स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड द स्टेम। ऑप्शंस और ऑप्शंस को अल्टरनेटिव्स भी कहते हैं। रिमेंबर, ऑप्शंस को अल्टरनेटिव्स भी कहते हैं। जो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सो मल्टीपल चॉइसेस जो आपके पास होते हैं, these choices, all those choices are called options। इसमें वो आंसर भी शामिल है और आंसर के अलावा जो इजाफी ऑप्शंस आपके पास हैं, इन सारे के सारों को मिलाकर ऑप्शंस कहते हैं। यानी चाहे ठीक हो चाहे गलत हो, लेकिन जो भी चॉइसेस दिए गए हों, उन तमाम चॉइसेस को ऑप्शंस कहते हैं। कि जो करेक्ट आंसर हो, जो करेक्ट चॉइस हो, सो दैट इज कॉल्ड द की। और इस ऑप्शन में से जो गलत आंसर्स हों, सो दे आर कॉल्ड द डिस्ट्रैक्टर्स। सो इन की और डिस्ट्रैक्टर्स को मिलाकर ऑप्शंस बनते हैं। की और डिस्ट्रैक्टर को मिलाकर ऑप्शंस बनते हैं। उनमें से जो सही आंसर है, तो दैट इज कॉल्ड द की। अगर आप लफ्ज भूल जाते हैं तो हम कहते हैं इसकी आंसर की भी चाहिए। आंसर की मीन्स कि जहां जो जो आंसर हो तो वो ऑप्शंस आपके पास आने चाहिए। और डिस्ट्रैक्टर्स आर जो गलत आंसर हो, जो सही आंसर ना हो, दे आर कॉल्ड द डिस्ट्रैक्टर्स। So these are the 5 elements. Stimulus may or may not be there, लेकिन STEM, option, key और distractors must be there। अगर बाइनरी आइटम्स हो या अल्टरनेटिव रिस्पांस क्वेश्चंस हो, तो वहां पर डिस्ट्रैक्टर आपके पास एक ही होता है और एक ही आंसर की होता है। Now look at this example. 1 liter of water of 20 degree is mixed with 1 liter of water at 60 degree centigrade. So this sentence is providing you the background information, that's why it is called the stimulus। अगर आप डायरेक्ट सवाल कर ले टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, सो इसके लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल कुछ डेटा चाहिए जिसके बेस पर आप ये आइटम या स्टेम डेवलप करें। सो दिस इज कॉल्ड द स्टेम। इन तमाम के तमाम को ऑप्शंस कहते हैं और इन तमाम के तमाम को अल्टरनेटिव्स भी कहते हैं। ये जो 3 हैं आपके पास, दीज 3 जो आंसर के अलावा है, दे आर कॉल्ड द डिस्ट्रैक्टर्स। और जो सही आंसर आपके पास है, सो दैट इज कॉल्ड द की। जो हमने अभी तक डिस्कशन कर ली, तो उसके बेस पर जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड द स्टिमुलस। जो क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड द आइटम। और तमाम के तमाम को ऑप्शंस कहते हैं। जो सही है उसको की कहते हैं और जो गलत ऑप्शंस होते हैं, दे आर कॉल्ड द डिस्ट्रैक्टर्स। अब एमसीक्यूज क्यों कर इस्तेमाल करें, इसका फायदा क्या होगा आप लोगों को। एमसीक्यूज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर एक, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे आरआरक्यू हो, चाहे ईआरक्यू हो, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, इन डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस की अपनी अहमियत भी होती है, इंपॉर्टेंस भी होती है और एडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे बड़ा फायदा एमसीक्यू का, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसी वजह से कहा जाता था कि ये मार्किंग में ऑब्जेक्टिविटी होती है। एक सवाल भी आया था उस दिन जो मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स थे ऑफ जो आइटम्स के, वहाँ पर था एक वैलिडिटी, एक रिलायबिलिटी और एक ऑब्जेक्टिविटी भी था। सो ऑब्जेक्टिविटी मींस के नो पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन मार्किंग। यहाँ पर एमसीक्यूज के अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। अगर सही आंसर लिखा है तो सही मार्क, तो टोटल पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर गलत आंसर लिखा है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। नो पर्सनल और नो सब्जेक्टिविटी इन द मार्किंग इन एमसीक्यूज। ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। There can be no third opinion at all। दूसरा जो अहम पॉइंट है, दैट इज के आप एमसीक्यूज के जरिए बहुत सारे कंटेंट को कवर कर सकते हैं। आप लोगों ने पेपर के अंदर देखा होगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं और एमसीक्यूज भी होते हैं। एमसीक्यूज की तादाद 15 भी होती है, एटलीस्ट 10 होते हैं और 20 भी हो सकते हैं। सो एमसीक्यूज की तादाद 10, 15, 20 भी हो सकती है। जबकि जो आरआरक्यू हैं या जो शॉर्ट क्वेश्चन जिनको कहते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद आप लोगों ने देखा होगा कि 5 से 7 होते हैं और ऑप्शंस होते हैं टोटल उन्होंने 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं मोस्टली। और जो ईआरक्यू है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 2 या 3 होते हैं।
सो इस तरीके से आपके पास चूंकि 10, 15, 20 आइटम्स होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, सो यू कैन कवर लार्ज नंबर ऑफ कंटेंट थ्रू एमसीक्यू। अगर हर एक लेसन से आप एक एक आइटम भी उठा ले तो ऑटोमेटिकली आपके 20 आइटम्स पूरे हो गए। यानी शॉर्ट क्वेश्चन के तो एटलीस्ट 3 to 5 मार्क्स होते हैं, जबकि एमसीक्यू के, रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो, एमसीक्यूज के मिनिमम मार्क्स आप हाफ रख सकते हैं, हाफ से कम नहीं रख सकते, और मैक्सिमम 1 और नॉट मोर देन 2। इस तरह फिर जब हम रूब्रिक्स में जाएंगे, आरआरक्यू को देखेंगे, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि हाफ से कम मार्क्स आपने नहीं रखने। ओके, अनदर पॉइंट कि एक ही लेसन से आप एक से ज्यादा सवाल भी ला सकते हैं। वहां पर बात हो रही थी कि बहुत ज्यादा कंटेंट को कवर कर सकते हैं। यहां पर यही बात है कि आप बहुत ज्यादा सवालात एक ही लेसन से लेकर आ सकते हैं एमसीक्यूज की शक्ल में। सो एमसीक्यूज प्रोवाइड यू विद मोर अपॉर्चुनिटी कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। Another important thing about MCQ is कि there may be students who are unable to write cleanly, neatly, वो नहीं लिख सकेंगे या वो लिख ही नहीं सकेंगे, लेकिन कंसेप्चुअली वो क्लियर होंगे। सो बाज़ों का जब वो लिखते हैं तो उनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि उनके अंडरस्टैंडिंग को तो मुतासिर नहीं करती, लेकिन मार्किंग उनके मुतासिर हो जाती है। सो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ टिक करना होता है, क्योंकि सिर्फ टिक करना होता है, तो इवन इफ दे आर अनेबल टू राइट और अनेबल टू राइट क्लीनली, इवन देन दे विल गेट द फुल मार्क्स। अगर आपने कंसेप्ट के मार्क्स देने हैं तो एमसीक्यूज के क्वेश्चन डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना होता। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो वहां पर उनकी राइटिंग को भी देखेंगे, उनकी स्पेलिंग वगैरह को भी देखेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी देखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह को भी देखेंगे, और उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को इतने ज़्यादा आपको की फोकस नहीं होगी। लेकिन इन द एमसीक्यूज यू कैन जज द conceptual clarity, the understanding, and other abilities of the students also. The most important one, time consuming जो है वो ERQ और RRQs हैं, जबकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग इस सेंस में नहीं होते कि उनकी मार्किंग आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होती है। यानी जब आप लोगों ने पेपर मार्क किए होंगे, सो विद इन सेकंड्स जो है आप पेपर को मार्क कर सकते हैं खुद भी, और जो अभी आपके पास OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, और इस तरह से दूसरी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो कंप्यूटर के स्कैनर में या जो भी डिवाइस उनके लिए बनी हुई हो, तो वहाँ पे रखते हैं, विद इन सेकंड्स पूरा का पूरा पेपर मार्क हो जाता है। So it's an other advantage of the MCQs. Remember, if you get a question that why MCQs are important, so you can add all these points, that these are the reasons that MCQs are very much important, or these are the advantages that MCQs have over the ERQ or RRQs. अब देखते हैं कुछ आइटम्स को, एंड द लास्ट वन इज के जिसमें बड़ा तेज प्रोसेसिंग टाइम होता है। प्रोसेसिंग टाइम से मुराद ये है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो उनके लिए आप टाइम बहुत ज़्यादा अलॉट करते हैं, जबकि एमसीक्यूज के लिए जो अगर बोर्ड के पेपर्स हों तो 15 मार्क्स के लिए 20 मिनट्स होते हैं। सो विद इन 1 मिनट उन्होंने जल्दी से क्वेश्चन को हल करना होता है। सो टाइम गोज ऑन वेरी फास्टली, और बच्चा ज़्यादा कंसंट्रेट या ज़्यादा फोकस करता है, he cannot relax himself. अब कुछ गाइडलाइंस को देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जो डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल एमसीक्यूज के हैं। रिमेंबर वन थिंग, इफ यू डोंट नो हाउ टू डेवलप और कंस्ट्रक्ट एमसीक्यूज, तो आपके लिए एमसीक्यूज का बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इफ यू नो द गाइडलाइंस, इफ यू नो हाउ टू डेवलप एमसीक्यूज, so it will take lot of time then to develop MCQs. दोबारा से बता दूं, अगर आपको पता नहीं है कि MCQs किस तरह से डेवलप किए जाते हैं, तो आप जल्दी से बहुत ढेर सारे MCQs बना सकते हैं। लेकिन इफ़ यू नो हाउ टू डेवलप और हाउ टू कंस्ट्रक्ट, तो आपने एक से ज़्यादा चीज़ों को जहन में रखना होता है। 10 मुख्तलिफ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सो उनको आप देख लें कि इन चीज़ों को आप मद्देनजर रखें जब भी आप MCQs डेवलप करें।
और फिर दो मैंने आइटम्स दिए हैं आने वाले स्लाइड्स में, एक डिजायरेबल है और एक अनडिजायरेबल है। एक वो है जो आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, दे आर कॉल्ड द अनडिजायरेबल। और जो बिट मॉडिफाइड में शक्ल में है, ये मैं नहीं कहता कि परफेक्ट शक्ल में है, लेकिन निस्बतन बेहतर शक्ल में है, सो दे आर कॉल्ड द डिजायरेबल आइटम्स। नंबर वन गाइडलाइन क्या है कि ये चीज जहन में रखें, रिमेंबर वन थिंग, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, सो ओवर हियर you can assess more than one learning outcome or more than one concept at a time. MCQs के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट को एट अ टाइम असेस करना है। रिपीटिंग, जो भी MCQs आप डेवलप करें तो जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया, एक कंसेप्ट या एक लर्निंग आउटकम को आप असेस करें। एक से ज्यादा अगर आपने असेस करनी हो तो उसके लिए MCQs aren't the good one, RRQ and ERQ are the good ones। जिस तरह के मुख्तलिफ टीचिंग मेथडोलॉजीज हमने पढ़ी थी, वहां पे देखा था कि कौन सा मेथड कौन से सब्जेक्ट के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह से आपने ये भी देखना है कि कौन से कंसेप्ट को देखने के लिए MCQs ज्यादा बेहतर रहेंगे, कौन से के लिए RRQ और कौन से के लिए ERQ। सो इन MCQs you have to develop an item which assesses only one student learning outcome। अब यहाँ पे देखें, ये एक अनडिजायरेबल आइटम है आपके पास। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर, width is 3 centimeter, then its perimeter will be 0.5 meter, 0.11, 0.22, 0.24 मीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सवाल दिया गया है तो वो सेंटीमीटर्स में दिया गया है, 8 सेंटीमीटर्स और 3 सेंटीमीटर्स, जबकि ऑप्शंस जो दिए गए हैं तो वो मीटर में है। अब बच्चा बेचारा पहले 8 और 3 के कैलकुलेशन आपस में करेगा, सेंटीमीटर्स यानी पहले तो कैलकुलेट करेगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है कि डिवाइड करना है, क्या करना है। कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2 ये है कि फिर उन्हें लेटर ऑन फिर से कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को मीटर में। सो ओवर हियर मोर देन अ सिंगल और मोर देन वन लर्निंग आउटकम और अ कंसेप्ट इज फोकस्ड। इसको बेहतर बनाया जा सकता है अगर हम क्या लिखें, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर, width is इतना सेंटीमीटर, पेरीमीटर विल बी इतना सेंटीमीटर। अब हम सिर्फ एक कंसेप्ट, एक आइडिया, एक लर्निंग आउटकम को फोकस कर रहे हैं, उन्होंने दो कैलकुलेशंस नहीं करनी। सो वी शुड अवॉइड क्वेश्चंस लाइक दीज एंड गिव आइटम्स लाइक दीज। नंबर 2, express items as precisely, clearly and simply as possible। आइटम्स के अल्फाज, आइटम्स की लैंग्वेज, आइटम्स की एक्सप्लेनेशन इंतहाई मुख्तसर हो, यानी जो जितनी लेंथ चाहिए, जितनी एक्सप्लेनेशन चाहिए, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके अंदर दिया करें। इजाफी इंफॉर्मेशन, इजाफी बातें उसके अंदर ना लिखा करें, बातें क्लियर कर लिया करें और सिंपल, ताकि उनको बाद में आपसे ना पूछना पड़े कि इसकी इंटरप्रिटेशन है क्या। मिसाल के तौर पर, plants take in carbon dioxide from the air, dissolve mineral salts from the soil to make glucose. Since they are able to make their own food and don't depend on animals for food, they are producers, primary producers, secondary producers, decomposers, etc. etc. अब बेचारा जो है पहले तो ये देखेगा कि ये किसी चीज़ की डिफिनीशन है, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन है, कहाँ से ली गई है, वगैरह वगैरह। सो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में उनसे आइटम डेवलप, उनसे स्टडी करवाई। इसी आइटम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था अगर हम थोड़े अल्फाज में लिख लेते। और क्या लिखते कि प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस ही का है। टेकन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, डिसॉल्व मिनरल साल्ट्स, सॉइल टू ग्लूकोज, फला फला, और हेंस दे एक्ट्स एज प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी डिकम्पोजर्स वगैरह वगैरह। सो आप इतने ज़्यादा बैकग्राउंड में डिटेल्स ना दिया करें कि बेचारा उधर ही फंसा रहे या रुका रहे। जितने कम अल्फाज में आप क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हो, इट विल बी बेटर। द थर्ड वन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Include all necessary
आपके पास जो भी नेसेसरी डिटेल्स हों तो वो मौजूद हों आइटम ही के अंदर, और बच्चों को फिर आपसे ना पूछना पड़े बार बार कि इसकी क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, वगैरह वगैरह। तो जितनी भी आपके पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हो वो लाजमन अवेलेबल हो आइटम के अंदर। अब आप इस आइटम की तरफ देखें। अनदर थिंग रिमेंबर कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो आइटम और यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल इन द सेंस कि दुनिया के जिस कोने में भी बंदा उसको पढ़े तो वो उसी तरह से इंटरप्रेट कर ले, बजाय इसके कि वो कंटेक्चुअल हो या लोकल आइटम्स। रिमेंबर वन थिंग, थिंक यूनिवर्सली एंड एक्ट यूनिवर्सली। ओके, किस तरह से अनडिजायरेबल है अगर क्वालिफिकेशंस की बात जो हो रही थी। इफ यू लुक एट दिस आइटम over here, you can see the fare of one passenger from Peshawar to Islamabad is itna. How much fare will be of 8 passengers in rupees 720, 820, 1420 and 1520. Over here you can see one thing is missing. The fare of one passenger from Peshawar to Islamabad is 190. Up whether this 190 are dollars, whether these 190s are euros, whether these 190, what is this, pesas? No, we have to add over here so that the students may not be asking us all the time that what does it mean, ये है क्या, ये 190 है क्या। इसको मॉडिफाई किया जा सकता है इस तरीके से। अगर हम सिंपल लिख लेते हैं, the fare of one passenger from Peshawar to Islamabad is rupees itna, the fare of 08 passengers will be रुपीज, और फिर आपके पास आइटम आ गया। नाउ इट नीड्स नो एक्सप्लेनेशन कि रुपीज हैं कि डॉलर है यूरो है। ये छोटी सी बात है लेकिन इट विल डिस्टर्ब द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द आइटम्स और द पेपर्स, एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। देयर शुड बी ओनली वन की और राइट आंसर। बेशक एग्जैक्ट आंसर ना हो लेकिन पॉसिबल आंसर हो, लेकिन वो पॉसिबल आंसर वन ही होना चाहिए, एक से ज्यादा हरगिज नहीं। इफ यू लुक एट दिस आइटम, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स ज़ूलॉजी भी ठीक है और एनिमल्स बायोलॉजी भी ठीक है, इवन इन सम केसेस माइक्रोबायोलॉजी भी ठीक है। अगरचे ठीक है वी में से ज़ूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, लेकिन बायोलॉजी भी ठीक है क्योंकि बॉटनी और ज़ूलॉजी फिर फर्दर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी ही के। सो अवॉइड सच ऑप्शंस इन द आइटम्स। इसको बेहतर बनाया जा सकता है किस तरह से, ज़ूलॉजी आप कर लें, बॉटनी कर लें, सोशियोलॉजी कर लें एंड माइक्रोबायोलॉजी कर लें। नाउ ओवर हियर biology and zoology, they both aren't over there, just one is over there. Okay, it's an important one also. Jargon या डे टू डे लैंग्वेज या इसको कहते हैं लिटरेरी वर्ड्स या लिटरेरी लैंग्वेज या टेक्सचुअल लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज को हमेशा अवॉइड कर लिया करें। किस तरह से अवॉइड कर लिया करें, यानी अगर कहीं पर फ्रैक्शन की डिफिनीशन लिखी गई है, कहीं पर इनर्शिया की डिफिनीशन लिखी गई है, कहीं पर मास की डिफिनीशन लिखी गई है और आपने एग्जैक्ट वही अल्फाज उठा लिए टेक्स्ट बुक्स में से, वही अल्फाज आपने टेक्स्ट बुक्स में से उठा लिए और बीच में से स्पेस छोड़कर नीचे ऑप्शंस लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली बच्चे ने तो रट्टा लगाया हुआ है। सो नो कंसेप्चुअल लर्निंग ओवर देयर, दिस जस्ट वो नॉलेज के लेवल का क्वेश्चन होगा, ऐसा जस्ट वो मेमोरी आप चेक करेंगे। सो व्हेनेवर यू डेवलप एन आइटम, remember not to repeat the words as given in the textbooks. फिर MCQs में कोशिश करें कि जो irrelevant clues होते हैं, अब बच्चों को clues हरगिज ना दिया करें। अब इसको देखें, it's an undesirable one, क्योंकि यहाँ पर हम clues उनको दे रहे हैं। क्या clue दे रहे हैं कि जाहिद is a good boy, in the above sentence good is a, so a हमने लिख दिया, so it means के describing भी ठीक है, naming भी ठीक है, joining भी ठीक है, लेकिन ये जो action word है ये तो हमने बीच में से बहुत निकाल लिया, क्योंकि एक इसको अगर n होता तो फिर action word आ जाता
लेकिन हमने ए लिख लिया तो इसको हमने हटा दिया यहाँ से। अब जो बच्चा है उसके पास 3 ऑप्शन रह गए, इनमें से वो ढूंढेगा कि क्या है। इसी तरह से अगर आपने एंड लिख लिया और फिर ये अल्फाज आ गए तो ऑटोमेटिकली आपने हिंट्स उनको दे दिए कि ये जो एक्शन वर्ड है यही है, क्योंकि आपने उनको क्लूज दे दिए। सो ऐसे क्लूज आपने आइटम्स के अंदर हरगिज नहीं देने। इसकी बजाय अगर इसी आइटम को थोड़ा मॉडिफाई कर लें, सो डिजायरेबल आइटम इसका क्या बनेगा कि जेड इज अ गुड बॉय, इन द अबाउ सेंटेंस गुड इज अ डैश वर्ड। यहाँ पर एक और चीज इजाफी, आई नीड योर अटेंशन, ये वर्ड 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 रिपीटिशन हो रही है। सो इस तरह की रिपीटिशन हमेशा अवॉइड कर लिया करें। यानी बाज़ औक़ात हम आइटम के अंदर वो चीज़ नहीं डालते बल्कि ऑप्शंस के अंदर वो इजाफी चीज़ रिपीट हो रही होती है। सो इस चीज़ को अवॉइड कर लिया करें और जितना आप मटीरियल आइटम के अंदर डाल सकते हैं, स्टेम के अंदर डाल सकते हैं, तो स्टेम के अंदर डाल दिया करें और यहाँ पर रिपीटिशन ना किया करें। सो इन अबाउ सेंटेंस गुड इज अ डैश वर्ड। अब एक क्लू जो हमने दिया था वो यहाँ से हट गया। एंड इट्स आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्लॉजिबल डिस्ट्रक्टर कहते हैं, प्लॉजिबल कहते हैं रीजनेबल को या माकूल को कहते हैं, सेंसिबल को कहते हैं जिनका कोई तुक बनता हो। अगर आपने एमसीक्यूज डेवलप किए हो तो आपके पास एक यानी 2 या 3 ऑप्शंस बड़ी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन हमेशा आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है उसका डेवलप करना। दोबारा से बता दूं कि जिन्होंने आइटम्स डेवलप किए हैं तो उनका तजुर्बा होगा कि 2 और 3 ऑप्शंस जो है बड़ी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन फिर नहीं बनता तो हम अपनी तरफ से कोई ना कोई लफ्ज डाल देते हैं। सो दैट इजंट अ प्लॉजिबल डिस्ट्रक्टर एट ऑल। Whatever you are putting in a distractor, it should be plausible, it should be reasonable, sensible लफ्ज अल्फाज का इस्तेमाल किया करें। मिसाल के तौर पर the superlative degree of beautiful is more beautiful, it makes sense, okay। beautifuler तो अभी इस तरह से लफ्ज ही नहीं है, beautifulest ये भी इस तरह से अल्फाज लफ्ज है ही नहीं, most beautiful, so these two are plausible distractors, these two डी एंड ए। और ये जो है आपने अपनी तरफ से सिर्फ रेगुलर एडजेक्टिव्स के साथ लिंक बनाने के लिए अपनी तरफ से डाल दिए। सो अवॉइड सच वर्ड्स इन द ऑप्शंस। अब डिजायरेबल यही आइटम क्या होगा, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऑफ लिटिल, सॉरी ऑफ ब्यूटीफुल। ऑफ ब्यूटीफुल इट शुड बी रेड एज ब्यूटीफुल, इज more beautiful, most beautiful, beautiful, or least beautiful. Now these words exist, they can be found in the dictionary. So वो अल्फाज जो कि डिक्शनरी में पाए जाते हों तो उनका इस्तेमाल कर लिया करें। ये जो हम अक्सर आपने भी एग्जाम्स में देखा होगा, ऑल ऑफ द अबाउ, नन ऑफ द अबाउ, तो इस तरह के ऑप्शंस हरगिज ना दिया करें और इसकी एक रीजन है। रीजन क्या है कि हम देखते हैं ऑल ऑफ द अबाउ और नन ऑफ द अबाउ। सो नन ऑफ द अबाउ ओके, इट मेक्स सेंस टू सम एक्सटेंट, लेकिन ऑल ऑफ द अबाउ में कंफ्यूजन हो जाती है। क्या कंफ्यूजन हो जाती है? इट मे रेन टुडे, द सेंटेंस शोज फैक्ट्स, ओपिनियन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबाउ। यहाँ पे देखें, शायद कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर ए ठीक हो और ऑल ऑफ द अबाउ भी बिल्कुल ठीक हो, लेकिन बच्चा जब ए पर पहुंचा तो उसने देखा कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, उस बेचारे ने बी और सी को सिरे से देखा ही नहीं और डी पर आपने लिखा था ऑल ऑफ द अबाउ, तो पहले वाले पे पहुंचकर बच्चे ने टिक कर दिया। जब टिक कर लिया तो इट मींस कि उसने ऑप्शन तो दे ली, नीचे तो देखे ही नहीं कि नीचे क्या लिखा था। अब बेचारा नीचे तक आया ही नहीं है, यहाँ पे टिक करके वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला गया। तो अगरचे उस बेचारे ने टिक क्लिक कर लिया लेकिन नीचे नहीं आया, इसलिए आपने उनको गलत कर लिया ये ऑप्शन डालकर। अगर वो ए पर टिक भी कर ले तो ये भी ऑप्शन फिर ठीक है, क्योंकि इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द करेक्ट आंसर देन। सो अवॉइड ऑल ऑफ द अबाउ, बिकॉज इफ ऑल ऑफ द अबाउ आर राइट देन एनी वन ऑफ देम इज राइट। तो उस जिसके ऊपर भी टिक करेगा बेचारा तो वो समझेगा कि मैंने ठीक कर लिया और नीचे तक नहीं जाएगा, क्योंकि मोस्टली जब हम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं तो जहां पर भी हमारी नजर क्लिक करे कि ये ऑप्शन ठीक है तो बाकी को हम फिर नहीं देखते।
इसको बेहतर बनाया जा सकता है ए और बी को निकाल कर, ये बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव को निकाल कर फैक्ट है, ओपिनियन है, एडवाइस है और कमांड है। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जितने भी चॉइसेस होते हैं, these three words are used, alternatives, choices and options. So उनकी लेंथ सेम हो। ये नहीं कि एक अगर आपने लिख लिया कोई भी इक्वेशन लाइक दिस वन, the sun is a star which is far away from the earth forwards, almost 12 million times bigger than the earth, 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाज आ गए। the biggest star, यहाँ पे 3 अल्फाज आ गए, वेरी कोल्ड, आपके पास 2 ऑप्शंस आ गए। इस किस्म की चीज़ों को अवॉइड कर लिया करें। लेंथ जो है ऑप्शंस की, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया, उस पर आप फोकस नहीं करें फिलहाल। लेंथ को देखें तो यहाँ पर 4 अल्फाज है, यहाँ पे 8 अल्फाज है, यहाँ पे 3 अल्फाज, यहाँ पे 2 अल्फाज हैं। तो लेंथ अल्टरनेटिव्स के हमेशा सेम रखें, टेंस हमेशा सेम रखें, लैंग्वेज उनकी सेम रखें, प्लस अगर नाउन्स हैं तो सारे के सारे नाउन्स, अगर वर्ब्स हैं तो सारे के सारे वर्बल फॉर्म में, अगर एडजेक्टिव्स हैं तो सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म में, अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो सारे के सारे कंटिन्यूअस फॉर्म में। सो आपने इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब इसी को देखें, सो द सन इज अ स्टार विच इज़ फार अवे फ्रॉम द अर्थ, बिगर देन द अर्थ, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, कोल्डर देन द अर्थ। सो इट इज़ नाउ equal in length. All of them are equal in length. So what is a standard MCQ then? A standard MCQ अगर हम कंक्लूड कर ले अभी तक जो हमने बातें की, तो हम यही कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्डाइज MCQ होते हैं उनके स्टेम बिल्कुल क्लियर होते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, और वहाँ पर इजाफी बात को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, और जो बंदा भी उसको अटेम्प्ट कर रहा है तो जस्ट आइटम को देखकर उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नंबर 2, शुरू में हमने देखा, दैट वाज गाइडलाइन नंबर 1, कि सिर्फ एक आइडिया, एक और कंसेप्ट को आपने MCQ के अंदर असेस करना है। अगर एक से ज्यादा हो तो उसके लिए बेहतर है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन या RRQs और PRQs का सहारा लें। Another thing कि सेम लेंथ होनी चाहिए, सेम टेंस होनी चाहिए, एंड सीक्वेंस बी यूज्ड इन ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शंस या चॉइसेस या अल्टरनेटिव्स रख रहे हैं तो उनके लेंथ सेम हो। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो सारे के सारे प्रेजेंट टेंस में, अगर वर्ब फॉर्म में है तो सारे के सारे वर्ब फॉर्म में, एडजेक्टिव है तो सारे के सारे एडजेक्टिव में, और एंड सीक्वेंस बी यूज्ड इन ऑप्शंस, और इसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस भी हो, एक तुक भी बनती हो उन ऑप्शंस की। फिर लॉजिकल सीक्वेंस और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आल्सो टू बी मेंटेन्ड। लॉजिकल से मुराद ये है कि जिसका कोई तुक बनता हो, कोई अकल फहम उसको एक्सेप्ट करे, ऐसी सीक्वेंस उनको दिया करें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसको कहते हैं कि आप एज वाइज करें, यानी अगर आपके पास ऑप्शन है 1947, 57, 67 और 77, सो 47, 57, 67, 77 ये एक लॉजिकल एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इस तरह से अगर आप कहते हैं 47 फिर 77 दे देते हैं, फिर 57 दे देते हैं, फिर 67 दे देते हैं, सो आपने ऑप्शंस को गड़बड़ कर दिया। सो इट इजंट अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर असेंडिंग भी हो सकती है और डिसेंडिंग भी हो सकती है। इससे जो अटेम्प्ट करने वाला है सो उसको क्लूज भी नहीं मिलते, यानी हर एक चीज एक तरतीब से आ रही है, 2-2 का गैप है, 3-3 का गैप है, 4-4 का गैप है, वगैरह वगैरह, या असेंडिंग में और या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको रखा करें। Another thing that all of the above, none of the above, इन ऑप्शंस को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया करें, क्योंकि इसकी मैंने डिटेल आपको बता दी। ऑल ऑफ द अबव में फिर चांसेस ये हैं कि बच्चा अगर एक अटेम्प्ट कर ले तो वो भी ठीक और नीचे वाले सारे के सारे ठीक हो, लेकिन शायद बच्चा वहां तक जाए ही नहीं। की को बड़ा बैलेंस रख के, की बैलेंसिंग से मुराद ये है कि अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं ए बी से मुराद है जो आपके पास बाइनरी ऑप्शंस होते, बाइनरी आइटम्स होते हैं, या अल्टरनेटिव रिस्पांस आइटम्स होते हैं, या क्वेश्चंस होते हैं जहां पर 2 ऑप्शंस आपके पास हों।
तो आपने 50-50 रखनी है, यानी 50 अगर 10 आइटम्स हैं तो 5A और 5B। इस तरह अगर 3 आपके पास ऑप्शन है ABC, तो अगर आपके पास 9 आइटम्स हैं मिसाल के तौर पर, सो उन 9 आइटम्स के लिए आपने 3 ऑप्शंस A रखने हैं, 3 ऑप्शंस B रखने हैं और 3 ऑप्शंस C रखने हैं। अगर 4 ऑप्शंस आपके पास हैं A, B, C, D, तो आपने 25%, 25% और 25% रखने हैं ऑप्शंस। It will help you, it will help all of you as well as the attemptee. इसका फायदा क्या होगा कि आप गेसिंग जो है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं जब आप इस तरह से ऑप्शन रखते हैं। आई रिमेंबर वन ऑफ द सब्जेक्ट टीचर्स कि उन्होंने अपनी आसानी के लिए सारे के सारे ऑप्शन दिए थे सी 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 सी। तो जब मैंने पूछा बीइंग अ कोऑर्डिनेटर कि आपने सी 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 ऑप्शन क्यों कर दिए थे, कहते उसमें इसकी मार्किंग जो है बड़ी आसान होती है कि बस नीचे देखो जिसने सी से हटकर कुछ लिखा है तो उसको हम क्रॉस कर देंगे और ऑटोमेटिकली मेरी मार्किंग बड़ी आसान हो जाती है जब मैं एक ऑप्शन रखूँ। या अगर आपने लिखा ए बी सी डी फिर ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, इसका मतलब भी ये है कि आप अपनी आसानी के लिए सिर्फ कि आपको मार्किंग आसान हो, नो उनको इस तरह जंबल कर दिया करे आगे पीछे, अगर कहीं पर ए आ रहा है फिर डी आ रहा है फिर सी आ रहा है फिर बी आ रहा है फिर डी कर ले फिर सी कर ले वगैरह वगैरह। सो एक तो ये सीक्वेंस के ऑप्शंस आप सबके सबका इस्तेमाल करना है परसेंटेज को देखकर। 2 है तो 50%, 50-50%, 3 है तो 33%, 4 है तो 25 और 25% आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। इसके अलावा जब आप उनकी प्लेसमेंट करें तो वो भी इस तरीके से करें कि वो मिक्स हो, एक सीक्वेंस में ना हो। या आपने सारे के सारे पहले 5 के ए डाले हैं फिर 5 के बी डाले हैं फिर 5 के सी डाले हैं फिर 5 के डी डाले हैं, तो ये आप अपनी आसानी कर रहे हैं और आप क्लूज दे रहे हैं बच्चों को। सो इन चीजों को अवॉइड कर लिया करें। कॉम्प्लेक्स मल्टीपल चॉइस आइटम्स को हरगिज 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 अवॉइड कर लिया करें, क्योंकि इनको समझना जो है, अभी मैं जो आप आइटम आपके सामने डिस्प्ले कर लूंगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ए ऑप्शन आपके पास है जी 1 2 3, बी है 1 and 3, सी है 2 and 4। अब आप खुद देखें कि बेचारा आइटम को देखकर फिर ये देख रहा है कि 1 2 3 ये वाले ऑप्शन ठीक है कि 1 and 3, तो वो इतना कंफ्यूज आपने कर दिया कि आपने कॉम्प्लेक्सिटी में डाल दिया बच्चे को। इस किस्म की चीज़ों को अवॉइड कर लिया करें अनलेस एंड अनटिल एनालिटिकल आइटम्स, जहाँ पर आप रियल सेंस में उनकी एनालिटिकल स्किल्स को देख रहे हैं, जबकि आइटम्स आम आइटम्स के लिए आप इस किस्म के ऑप्शंस हरगिज ना रखा करें। फिर वी आल्सो डिस्कस के एमसीक्यूज के अंदर नॉट मोर देन वन पॉसिबल आंसर करेक्ट और बेस्ट आंसर, जहां पर दो बिल्कुल सेम मिलते जुलते हों और दोनों का अगर वो क्लिक कर ले ठीक हों और एक ज्यादा ठीक है और एक कम ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन जो है कम से कम ना दिया करें। और ये तो ऑलरेडी बात हो चुकी है कि जो अननेसेसरी रिपीटिशन रिस्पॉन्स ऑप्शन में यानी लेंथी सेंटेंसेस जो है आप ऑप्शंस में ना रख के, ऑप्शंस के अंदर आप द लीस्ट पॉसिबल वर्ड को रख के, एक लफ्ज रख के, 2 अल्फाज 3 अल्फाज से ज्यादा बिल्कुल ना रखें। जितना भी ज्यादा आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है तो वो आप अपने आइटम्स को रिफ्रेश करके जो स्टेम है उसके अंदर आप मैक्सिमम चीजों को डाल दिया करें। ऑप्शंस के अंदर जितना कम से कम हो तो वो डाल दिया करें।